ताकि लोग बाद में भी देख सकें। टेल मी द स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल है राइट? Yeah. ओके फ्रेंड्स, सो एज यू नो साइकोलॉजी टेस्ट मेरे हिसाब से वन ऑफ द ईजीएस्ट टेस्ट होता है, बिकॉज हियर वी ऑलरेडी नो कि क्या होने वाला है। एंड अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस लाइक 100 और 150 पिक्चर्स, देन यू आर गुड टू गो। थीम्स काफ़ी बार मैच हो जाती हैं और काफ़ी बार तो पिक्चर्स भी सेम आ जाते हैं जो आपने गूगल पे देखी होगी। तो उस हिसाब से जो हमारी टैट होती है वो एक तरह से ईजी हो जाती है, और जो टैट होता है वो 60% वेटेज कैरी करता है, एंड दैट डिसाइड्स योर साइकोलॉजी टेस्ट रिजल्ट। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आगे तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वैट एस आर टी और एस डी, तो ये आपका चेक भी नहीं होता। अगर आपका टैट बेकार हुआ तो ये दोनों चेक भी नहीं होंगे। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टैट में बहुत अच्छा प्रिपेयर करें। तो टैट में हम डायरेक्टली आ जाते हैं रूल्स वगैरह पे। तो वहाँ इंस्ट्रक्शंस में भी वहाँ क्लियरली जब ब्रीफिंग करते हैं एसएसबी में, तो वो बताते हैं कि 100 वर्ड्स का राउंड होना चाहिए। तो जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक ही नोटबुक रखो, नोटबुक बार बार चेंज मत करो, और देख लो कि आपके रेटिंग के हिसाब से वो 100 वर्ड्स कितने लाइन का हो रहा है, 12 लाइन, 10 लाइन्स। तो उसके बाद जब आप लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप 10 लाइन्स तक आप अपनी स्टोरी को एंड कर लो, या उसमें प्लस माइनस 10 होता है तो भी चलता है, 90 वर्ड्स टू 110 वर्ड्स भी चल जाएगा, पर 100 का राउंड होना चाहिए। तो नाउ व्हाट दे सी, फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग द पिक्चर। जब आप पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू हैव टू लुक फॉर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, द एज, जेंडर एंड मूड, कि बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन। कई बार क्या होता है, हमने कैरेक्टर तो देख लिया, हम अब उसके बाल को देखने लगते हैं, उसके कपड़े देखने लगते हैं, यहीं पे हम अपने 15 सेकेंड्स निकाल देते हैं, हम पीछे बैकग्राउंड को नहीं देखते। तो बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द टास्क इन विच द कैरेक्टर इज इन्वॉल्व, इधर इज इंडिविजुअल और ग्रुप। तो हो सकता है वहाँ पे एक ग्रुप हो, तो आपको देखना है कि क्या वो, अगर कोई ग्रुप लग रहा है तो क्या वो एज ए लीडर वहाँ पे कोई खड़ा है। तो आपको करना क्या होता है, जो हमको मेन कैरेक्टर चूज़ करना है, ही शुड बी एट ए बेटर पोजिशन देन अदर्स। आपको यहाँ पे एक वर्कर को, अगर एक कई बार आपने पिक्चर देखी होगी, यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और वो किसी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहा है, तो आप उस गैदरिंग में से किसी को लेते हो तो इज़ नॉट हैविंग ए बेटर पोजीशन। तो अगर वो उसकी खुद की बेटर पोजीशन नहीं है तो क्या आगे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेगा। इस वजह से जब आपको कैरेक्टर को मेन हीरो बनाना है तो मेक श्योर उसको एक अच्छा प्रोफेशन वगैरह आप दो, ताकि कुछ कर सके वो अच्छा काम। सेकेंड इज हीरो आइडेंटिफिकेशन। सो द फर्स्ट कैरेक्टर मेंटेन द स्टोरी। जब जो आपका हीरो होता है, सिर्फ उसी का नेम आपको स्टोरी में मेंशन करना है, और हीरो का इंट्रोडक्शन सबसे शुरू में कर देना। तो दैट उससे आप एसेसर को पता लग जाता है कि हाँ, दिस इज़ योर हीरो ऑफ द स्टोरी, द वन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अचीव अ गोल। इसका मतलब वही मैंने बताया, जो आपका हीरो, ही शुड बी एट अ बेटर पोजीशन, तभी वो आपने जो इंटेंशन सोचा, आपने जो एम सोचा, वो तभी अचीव कर पाएगा। गिव स्पेसिफिक नेम टू द हीरो। आपको इसको हीरो को नेम देना। कई बार मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, उस हीरो के साथ साथ मान लो उसका कोई दोस्त है, उसका भी नाम यूज़ करने लगते हैं, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे, और उससे नेसेसरी कंफ्यूज जाएगा कि हीरो था कौन।
जेंडर एज शुड बी प्रेफरेबली ऑफ योर्स। तो इसमें होता क्या है कि अगर यंग लड़के दिख रहे हैं, अगर आपकी एज 24 है तो उसमें ±4 कर लो, उसके अराउंड आप उसको रखो। एंड आपकी जो एज है वो प्रोफेशन से भी मैच करना चाहिए। अगर आप मान लो आपने उसे कैप्टन बना दिया और एज दे दिया सिर्फ 21 साल, तो 21 साल में कोई कैप्टन बनता ही नहीं है, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। मूड इधर पॉजिटिव और न्यूट्रल बट नॉट नेगेटिव, तो आपके हीरो का मूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी अगर दूसरा कोई कैरेक्टर दिख रहा है वो नेगेटिव हो तो उसको आप रख सकते हो। बट इसमें क्या होता है, काफ़ी बार एक इमेज देखी होगी आपने जिसमें सिर्फ एक बंदा होता है और हेड डाउन पोजीशन में होता है, वो ऐसा लगता है कि वो अपसेट है। तो उस केस में आप कर सकते हो कि हाँ कुछ हुआ होगा, लाइक ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम और समथिंग, जिसके वजह से वो अभी अपसेट फील कर रहा है। बट उस केस में करना क्या है, उसको सेल्फ मोटिवेशन देनी है। ये नहीं कि अगर कोई दूसरा बंदा आके उसको मोटिवेट कर रहा हो तब जाके वो मोटिवेट हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में आप उसको इनिशियली नेगेटिव मूड दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसको खुद से मोटिवेशन ढूंढना है, खुद से उसको मोटिवेट हो गया और खुद से उसको अपने काम पे लगना है। मतलब वो एक होता है ना, हिंदी में बोलते हैं खुददार, तो वो उसको वो बनाना है। अच्छा, अभी क्या है कि टाइम कम था तो मैंने प्रेजेंटेशन ही बनाया, तो ये वाली जो नोट्स है ना, इसके भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा, यू कैन ऑल्सो व्यू लेटर। So, if you saw girl in the story, scene behind the stage, then you have to choose wrong character or hero. But often use injection. So इसमें होता है कि अगर आपको दो चार कैरेक्टर दिख रहे हैं और उसमें एक गर्ल भी है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो होते हैं। प्रेफरेबली आप आपको अपने जेंडर का चूज़ करना होता है, प्रेफरेबली। बट काफ़ी बार यू विल फाइंड कि जो वुमेन है वो बेटर पोजीशन पे है और वो आपके एज के हिसाब से वो मैच कर रही है। एक इमेज देखा होगा जिसमें एक वुमेन होती है बीच में विद बुक्स, एंड उसके पीछे एक विलेज का बैकग्राउंड होता है, एक इधर मेल बैठा होता है, साइड में एक लेडी बैठी होती है। तो वो मेल और वो लेडी आपके एज के अकॉर्डिंग नहीं मैच करते, लेकिन ये वुमेन मैच कर रही है। तो फिर अगर आप मेल कैरेक्टर हो तो भी आप उस फीमेल को एज ए हीरो यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कभी रेयरली होगा। नॉर्मल ऐसे पिक्चर्स आते ही नहीं हैं। बाकी गर्ल्स को गर्ल्स वाली इमेजेस आते हैं और बॉयज़ को बॉयज़ वाले। वो इसलिए देते हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। अगर आप रिलेट कर पाओगे तभी आप अच्छी स्टोरी लिख पाओगे। ओके, सो इन पॉजिटिव एंड न्यूट्रल पिक्चर्स। अच्छा, पिक्चर्स भी अपना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं या कुछ गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उसमें इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव टाइप का होता है, तो उसमें आपको कोई ज़बरदस्ती प्रॉब्लम डालना नहीं है। दूसरा होता है प्रॉब्लम पिक्चर। प्रॉब्लम पिक्चर में आपको कई बार एक्सीडेंट का पिक्चर दिखा सकते हैं, कई बार कोई डूब रहा है या कोई गिर रहा है, ऐसी पिक्चर्स आती है, वो होती है प्रॉब्लम पिक्चर्स, जिसमें आपको डायरेक्ट एक्शन लिखना है कि उस केस में आप क्या करोगे। और थर्ड होती है न्यूट्रल पिक्चर। न्यूट्रल पिक्चर में आपको कोई कैरेक्टर नहीं दिखता, सिर्फ या तो कोई टेबल चेयर दिखेगा या फिर कोई कार्ड दिखेगा, कोई जीप दिखेगी, तो होता है न्यूट्रल पिक्चर। तो जो पॉजिटिव पिक्चर है या जो न्यूट्रल पिक्चर है उसमें आप प्रॉब्लम लेकर आ सकते हो, बट कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं करना। लाइक आपने बोल दिया कि कोई हंटिंग कोचिंग एंड ऑल पे अगर आप स्टोरी बनाने लग रहे हो तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये हंटिंग कोचिंग और राइड्स करके जो होते हैं, ये चीज़ों पे आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है, इस पे स्टोरी बनानी है। बाकी आप नॉर्मल आपको हो सकता है कोई मोटिवेशन हो सकता है, लाइक अगर आपको टूरिज़्म कहीं का बढ़ाना है वो आप कर सकते हो, या कोई कॉलेज, अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी हो कॉलेज लाइफ में, वो कर सकते हो। कई बार फिटनेस भी नहीं होता, अगर आप यू आर वेरी इनटू द फिटनेस और आप देख रहे हो लोगों को कि वो ओबेसिटी केस में जा रहे हैं, तो वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। न्यूट्रल में भी सेम। और जो प्रॉब्लम पिक्चर होती है वहाँ तो आपको प्रॉब्लम मिली है, सीधा आप एक्शन डालो। तो इसमें आपको करना क्या होता है, यू हैव टू टेक प्रोडक्टिव स्टेप्स। आपको जो हीरो होगा
उसके जो एक्शंस होंगे वो पास्ट में होंगे। अगर आप कई कई बार लोग फ्यूचर में स्टोरी लिखते हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि फ्यूचर वाले मे बी आप करो, मे बी वो ना करो, इसलिए हमारी जो स्टोरी है तो प्योरली पास्ट में होती है। एंड जो उसका एटीट्यूड भी होता है हीरो का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। इन सब की मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा विद पिक्चर्स। एबल टू हैंडल, अच्छा ये एक चीज़ होती है कई बार, अगर आप प्रॉब्लम पिक्चर देखो तो डोंट पुट योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन दैट अ प्रॉब्लम। अगर कोई डूब रहा है, डोंट मेक हिम योर ब्रदर और सिस्टर या फिर अंकल आंट, क्योंकि उस टाइम पे क्या, अगर नॉर्मल हम बात करें रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो वहाँ पर अगर आपके कोई रिलेटिव अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो तुम पैनिक कर जाते हो, उस स्टेट में आप काम एंड कंपोज नहीं होते। तो सेम चीज़ हीरो भी आपका यहाँ पे ढंग से एक्शन नहीं ले पाएगा। रियलिस्टिक चीज़ है, उसको भी आपको स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करना है। तो जो प्रॉब्लम में दिख रहा है उसको आप दूसरा लेके चलो। ठीक है, हाई वैल्यूज़। थीम ऑफ स्टोरी इट शुड बी पॉजिटिव, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। कुछ ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल या होता है कुछ विशफुल स्टोरीज़, उसमें होता क्या है, अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह चल रहा है तो आप चाहते हो कि वो नेशनल मेडल जीत जाए या ओलंपिक जीत जाए, वो वाली चीज़ें नहीं लिखनी। अगर आप कॉलेज लेवल पे भी कोई इसको गोल्ड मेडल दे रहा हो, दैट्स इनफ। उनको इंटरेस्ट होता है आपके एक्शन में, आखिर आप वो अचीव कर कैसे रहे हो, तो वो आप कैसे कर रहे हो उस पार्ट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आपको वो वाले पार्ट अच्छे से लिखना है। और अगर इट विल बी बेटर कि अगर आपने वो चीज़ें कर रखी है, मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में थे, अगर आप रनिंग करते हो, स्प्रिंटिंग करते हो, तो आपको वो चीज़ें पता होगी कि वो चीज़ें होती कैसे हैं और उसकी ट्रेनिंग कैसे चलती है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपको पता होगा। तो आप जब ये वाली चीज़ें डालोगे ना डिटेल में, तो आपकी स्टोरी अलग लेवल की हो जाती है। सिर्फ इन माइनर डिटेल की वजह से, जो अगर मेरे जैसा बंदा जिसने कभी स्प्रिंटिंग नहीं करी तो वो चीज़ें डिटेल में नहीं लिख पाएगा, तो उसमें मेरा एक्शन भी कम हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड आपके पास तो मैंने डिटेल भी, एक्शन भी ज़्यादा है, तो आपकी स्टोरी वैसे यूनिक बनती है। इट शुड बी अचीवेबल, इसलिए हमें शॉर्ट टर्म गोल की तरफ जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल नहीं। जैसे कि एक गांव में है, जैसे आप गांव में ना तो स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, तो अब आप अपना ये नहीं लेके चलोगे कि मेरे को तीनों बनाना है, क्योंकि तीनों रियल लाइफ में देखें तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको बनवाने में। तो वो सारी चीज़ें नहीं लेनी, कोई एक प्रॉब्लम उठाओ और उस पर वर्क करो। और कई बार क्या होता है, आपको अपने लेवल पे ही करना है। अब मान लो आप एक अभी नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो नॉर्मल स्टूडेंट हो के भी आप गांव में जाके जो वहाँ पर एजुकेशन की प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हो। यू कैन कॉल स्टूडेंट्स, और आप वहाँ पे आप, क्योंकि आप खुद इतने लिटरेट हो, वहाँ पे आप ट्यूशन्स वगैरह दे सकते हो। यू कैन हैव योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ा ही काम करना है, कोई बड़ा बड़ा स्कूल ही बनाना है, कोई बड़ा हॉस्पिटल ही बनाना है। तो कई बार सिस्टर्स ये भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि आप उस लेवल पे क्या कर रहे हो। तो हमें इस वाले में क्या करना है, जब हम प्रोफेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, ना तो बहुत ऊपर होना चाहिए, प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पॉलिटिशियन, ये सारी चीज़ें नहीं बनानी, और ना ही वो बिल्कुल लोअर लेवल का होना चाहिए, लेबर, फिशरमैन और फार्मर, ये भी काफ़ी लो लेवल है। तो इन दोनों को छोड़ के जो मॉडरेट लेवल होता है, आप हमारे टाइम पर भी जैसे हम डिफेंस में लेफ्टिनेंट या कैप्टन बनने वाले हैं, आईएएस में भी, मतलब जो यंग ऑफिसर्स होते हैं वो भी आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। तो ये वाले प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हो, टीचर भी आप चूज़ कर सकते हो, नॉर्मल एम्प्लॉय भी आप चूज़ कर सकते हो। इस नॉर्मल प्रोफेशन पे हो के आप वो कैसे अपना काम करते हो, उसमें उन लोगों को दिलचस्पी होती है। तो यू हैव टू डिलीवर दैट। टाइम मैनेजमेंट करना है। 30 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड की फ़ोटो दिखती है आपको, उसमें आपको देख के करना क्या होता है, अगर आपको कई काफ़ी बार होगा कि यू विल गो ब्लैंक, अच्छा इसमें क्या हो सकता है, तो प्रैक्टिस के टाइम पे जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो टाइमर मत लगाओ, पहले आप एक अच्छी स्टोरी लिखना सीखो। और ये कैसे होगा, हर एक पिक्चर पे यू हैव टू राइट 3 स्टोरीज। तो जब
और तीनों की थीम्स अलग अलग होनी चाहिए। जब तीनों की थीम अलग होगी तो पहली स्टोरी नॉर्मल होगी, रूटीन होगी, जो सबके दिमाग में आएगी। जो दूसरी और तीसरी स्टोरीज होंगी वो आपकी थोड़ी यूनिक होगी। और ऐसे करते करते यू विल गेट बेटर एट टेलिंग स्टोरीज, और फिर आप उसको आगे टाइम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है रूटीन प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, ये सब देख लेना बाद में। ठीक है। अप्रोच एज आई सेड शुड बी पॉजिटिव, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। एक्सप्लेन दी मेथड फॉलोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कर रहे हो उसी में उनको ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। एज आई सेड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई आपको रूल्स वगैरह नहीं तोड़ने हैं, अनएथिकल चीज़ें नहीं करनी वहाँ पे। एंड कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। काफ़ी बार लोग ऐसा कर जाते हैं कि इसने अच्छा काम किया तो इसको मेडल मिल गया, सरकार ने इनाम दे दिया, वो सारी चीज़ें। रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागना आपको, आप अपना काम करो एंड एंड में लिख दो ही फेल्ट हैप्पी डन दैट, और ही रिसीव्ड अप्रिसिएशन, बस इतना काफ़ी है, कोई मेडल वेडल देने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द टास्क गिवन। ओके, डोंट कमिट मिस्टेक इन स्पेलिंग। होता क्या है, अगर आप अभी ग्रेजुएट हो तो दे एक्सपेक्ट यू सम स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, और उसमें भी क्या, अगर आपकी ग्रामर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो ठीक है, चलता है। इतने 4 मिनट के टाइम पे हम ग्रामर नहीं देख सकते, लेकिन स्पेलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर एक दो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हैं तो ठीक है, बट अगर ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो दैट्स नॉट गुड। डोंट राइट आइडियाज रिलेटेड टू डिफेंस ओपन। जब तक पिक्चर में एक यूनिफॉर्म विद गन अगर नहीं दिखती है, आपको डिफेंस के ऊपर स्टोरी बनानी नहीं है। ये ऐसा है क्योंकि एक तो डिफेंस के बारे में, अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड है तो ठीक है, अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है तो एक तो आपको नॉलेज भी नहीं होगा, यू विल लैक एक्शन योरसेल्फ। तो जब आप एक्शन ही लैक कर जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं उसमें लिखने का। एंड अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी वहाँ पे। लिखने से पहले टेक सम टाइम, अच्छे से सोच लो कि मुझे कैसे लिखना है, और उसके बाद स्टार्ट राइटिंग इट। एक भी वर्ड वर्ड तो ठीक है, कई बार क्या होता है लोग सेंटेंस ही पूरा कट कर देते हैं, तो काफ़ी बेकार इंप्रेशन आता है। ये वाली चीज़ इंप्रूव हो जाएगी व्हेन यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ पर्सन, तो उसमें आप जो हीरो पॉजिटिव पर्सन है, यहाँ पे आपको वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है हमेशा। एंड ये कुछ वो है, राम एंड सीता एजुकेटेड कपल, ग्रेजुएट कपल लिविंग इन अ विलेज। ये स्टार्टिंग लाइन्स है। स्टार्टिंग में आप क्या करो, सीधा अपने हीरो का नाम लिखो, कॉमा लगाओ, उसका एज एंड प्रोफेशन, एंड देन डायरेक्टली कम कि वो क्या कर रहा था, वो कहीं जा रहा था या कहीं से आ रहा था या वो ऑफिस में था, ऐसा आप हीरो का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो वैट में इतना ही। लेट्स मूव ऑन टू वैट। वैट में होता है, काफ़ी सारे बच्चे करते हैं 3 वर्ड सेंटेंसेस लिखते हैं, काफ़ी सारे ऐसे वो बच्चे होते हैं, तो आपको 3 वर्ड के सेंटेंस बनाने ही नहीं है। कोशिश करो 3 से ज़्यादा ही रखो अपने। लेकिन रियल एसएसबी में हो सकता है आपको 1-2 बार 3 वर्ड वाले रिस्पॉन्स दिमाग में आ जाए। 1-2 वर्ड्स चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब में ये नहीं करना। इसलिए जब प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें भी ये कर सकते हैं, बिना टाइमर लगाए आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखो, एक वर्ड पे 4 से 5 सेंटेंसेस बनाओ, तो उससे आपको पता लग जाएगी मुझे सेंटेंस बनाने कैसे हैं। और जब वो आ गया तो टाइम हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी ना कुछ टाइप्स होते हैं WAT के। तो 6 to 8 वर्ड्स के लिखने हैं, 3 वर्ड्स के नहीं लिखने हैं। इनकम्प्लीट और ब्लैंक रिस्पॉन्स, हो सकता है आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता हो, तो उसको आप सीधा ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर से 4-5 अगर ब्लैंक हो भी जाते हैं तो भी इट्स फाइन। काफ़ी लोग करते हैं सिर्फ 1 वर्ड रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे एग्जांपल है लव का मदर लिख दिया, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, हमें वो भी नहीं करना।
एंड ट्राई टू कंप्लीट 55 प्लस रिस्पॉन्सेज। ज़्यादा ब्लैंक छोड़ने की कोशिश मत करो। हाँ, एक दो बार हो सकता है कि आपको एकदम से वो वर्ड ना आए दिमाग में और बाद में आ जाए, तो उस केस में जो भी वो वर्ड जो तुमने नहीं लिख पाया, जैसे एम्पैथी, तो एम्पैथी को अपने हाथ पे लिख लो या दिमाग में नोट डाउन कर लो। बाद में 20 वर्ड्स के बाद गैप मिलता है 15 सेकेंड्स का, उस टाइम पे आप लिख सकते हो। या फिर जब WT कंप्लीट हो जाता है, SRT की ब्रीफिंग चल रही होती है, तब भी आप चुपके से लिख सकते हो उस वर्ड्स को। मैंने भी ऐसा किया, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। बस मेक श्योर 55 से ज़्यादा आपके रिस्पॉन्सेज लिखे हुए हो, तो वो बढ़िया होता है। अब टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स में कुछ है अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जो होते हैं नेगेटिव ओपिनियन। उनको नहीं चाहिए नेगेटिव ओपिनियन, तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर आप नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हो। फिर आता है पर्सनल। पर्सनल में जो आपके वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, आई, ही, शी, वी, दे, इसका मतलब है कि आप अपने से रिलेटेड वो चीज़ें लिख रहे हो। ऑल्दो इट शोज लिमिटेड सोशल अवेयरनेस, बट कुछ टाइम आप लिख सकते हो। अगर प्रैक्टिस के टाइम कोशिश करना आप ये पर्सनल और सजेशन ना बनाओ, लेकिन अगर SSB में आ जाता है दिमाग में, तो उस टाइम हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं, आप वो लिख दो, क्योंकि कुछ तो एक्सेप्टेबल होते ही। उसके बाद एक्सेप्टेबल में 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन नहीं लिखना, पॉजिटिव ओपिनियन हम लिख सकते हैं। फैक्चुअल, अगर आपका फैक्ट्स अच्छे लेवल का है तो इट इज़ मोस्ट अप्रिसिएटेड, बट ये भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना, 5 to 10 लिखने हैं बस। इसमें हो या उससे कम हो तो भी चलेगा। ऑब्जर्वेशनल इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड। अभी तक 20-22 साल की ज़िंदगी में आपने क्या सीखा है, वो इधर दिखाने का टाइम आता है। तो उस वर्ड से रिलेटेड जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, वो आप लिख सकते हो इस वाले में। यही चीज़ वो ढूंढ रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस इन WAT। SRT में क्या ढूंढ रहे हैं? आपका ऑप्टिमिज्म, इंटेंशन एंड एक्शन। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, डू नॉट यूज़ एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स। अगर हम एंटोनिम ऑफ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव वर्ड आया, उसका एंटोनिम यूज़ करके हमने लिख दिया, तो हमने ऐसा प्रोसेस को ही डिफीट कर दिया ना। प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रहा। प्रोसेस में को नेगेटिव वर्ड दिया ही इसलिए था ताकि उससे रिलेटेड वो जान पाए चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है। अब अपने नेगेटिव को ही पॉजिटिव बना दिया, उसके बाद लिख रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन एक आध बार आप कर सकते हो ये, जैसे मिसट्रस्ट आया और आपने ट्रस्ट के ऊपर बना दिया, इट्स फाइन, लेकिन एक दो, ज़्यादा नहीं। डोंट राइट आइडियाज रिलेटेड टू डिफेंस ओपन। अगेन सेम चीज़ है, डिफेंस से थोड़ा हट के लिखो। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, डोंट आंसर वर्ड विद वर्ड, वन वर्ड आंसर्स नहीं चाहिए। एंड डोंट रिपीट सेंटेंसेस। अगर ऊपर आपने एक सेंटेंस लिख दिया, उससे मिलता जुलता या सेम आइडिया का सेंटेंस आपको दोबारा नहीं लिखना। इसलिए जब मैंने बोला कि एक वर्ड पे 4 से 5 सेंटेंसेस लिखो, तो यहाँ पे काम आता है, आपके सेंटेंसेस रिपीट नहीं होंगे। एंड डोंट राइट योर ओन एब्रीवेशन, जैसे अबाउट का ABT, विदाउट का W/O, ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी, फुल फॉर्म में लिखो। अब आते हैं SRT पे। SRT आपको ट्राई करना है कि 45 प्लस रिस्पॉन्सेज हो, ये आपको विद प्रैक्टिस ही आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मिनिमम 30 होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है 35-36 वालों को भी रिकमेंड होते हुए। लेकिन मेक श्योर जब आप SRT लिख रहे हो, उसमें एक्शन आप एक तो पूरा लिख रहे हो, ऊपर से जो टास्क मिला था उसको आप कंप्लीट भी कर रहे हो। लाइक एक सिचुएशन में अगर आप ऑफिस जा रहे हो और बीच में किसी एक्सीडेंट हुआ, तो अपने उस एक्सीडेंट वाले को तो ठीक किया ही, उसको फर्स्ट एड दिया, हॉस्पिटल पहुंचाया, फैमिली को रिस्पॉन्स इन्फॉर्म किया, और उसके बाद आप ऑफिस भी टाइम पे पहुंचे, ये भी लिखना है वहाँ पे। तो दैट इज़ अ कंप्लीट एक्शन। मेंटेन क्वालिटी, छोटे रिस्पॉन्सेज या सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें नहीं लिखना। एक्शन, यहाँ भी उनको एक्शन चाहिए होता है, आपने कैसे किया, तो ये भी यहाँ पे लिखना है। मेंटेन क्वालिटी। राइट ब्रीफ रिस्पॉन्सेज। आप ब्रीफ कैसे कर सकते हो? कॉमा लगा के आपने एक एक्शन लिखा, कॉमा लगाया, दूसरा एक्शन लिखा, कॉमा लगाया, नेक्स्ट एक्शन लिखा, देन कॉमा लगाओ और आगे बढ़ो। ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे उनको ग्रामर चेक नहीं करनी, उनको आपके सेंटेंसेस
चेक नहीं करनी, उनको बस ये चेक करना है कि आप क्या एक्शन लोगे। अवॉइड विल, वुड, शुड, मस्ट, शैल, एक्सेट्रा, बिकॉज ये वाले थोड़े फ्यूचर सेंटेंस दिखाते हैं। विल का मतलब ही यही होता है, अनसर्टेन आउटकम। तो इसलिए आपको ये विल, वुड, ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो एज अ फ्यूचर दिखाते हैं, आपको पास्ट टेंस में लिखना है। तो दैट कंप्लीट्स योर SRT। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब के जो ओपिनियन होते हैं, टीचर वाले तो खैर आप शायद आप पूछ नहीं पाओगे, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। बट पेरेंट्स, फ्रेंड्स वाले में आप उनसे पूछ लेना, अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से। तो होता है कि हमको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है, और हम जो हमने पेरेंट्स में लिखा है वो हम फ्रेंड्स में रिपीट नहीं कर रहे होते हैं, जो हमने फ्रेंड्स में लिखा हम टीचर्स में रिपीट नहीं कर रहे होते। तो इससे दिखता है कि हाँ, तुमको तुम्हारे बारे में नॉलेज अच्छी खासी है, क्योंकि ये काम आता है रिटेनेबिलिटी में। जब हम लिखते हैं इनसाइट, ये जितना भी HD होता है वहाँ से हमें हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ पता लगता है। अगर आप वो रिपीट करके लिख रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। फिर योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, उसमें भी आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखना है। ट्राई करना कि आप कोई ज़्यादा नेगेटिव चीज़ नहीं लिख रहे हो। अभी मैंने ऑयल की भी बताया था, ऑयल के में कुछ 6 क्वालिटीज़ होती है जो इनर्ट क्वालिटीज़ होती हैं, उससे रिलेटेड भी आपको वीकनेस वगैरह नहीं लिखनी। दे आर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आता है करेज, लेवलीनेस, सोशल एडेप्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। तो इन चीज़ों से आपको हट के, अगर आपको वीकनेस बतानी इंटरव्यू में, तो इन चीज़ों से हट के अपनी वीकनेस बताओ। अगर आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कुछ वीकनेस लिखनी है तो इन चीज़ों से हट के बताओ, लिखो, वो चलेगा। HD में एवरी डिस्क्रिप्शन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ब्रिंग आउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सिर्फ स्ट्रेंथ हो ठीक है, पर हमको पता है कोई भी एकदम परफेक्ट होता नहीं है, तो एक आध वीकनेस आप उसमें डाल सकते हो, बट वही है, वो उन 6 में नहीं आना चाहिए। राइट अबाउट इम्प्रूवमेंट इन लास्ट पैरा, ये आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट, या फिर मैं तो कहता हूँ इसको छोड़ के आपको लिखना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पता लगता है साइकोलॉजिस्ट को योर मोटिवेशन टू बिकम ऑफिसर। तो मैं ना साथ में अपना भी सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाला जो एक तो मैंने शायद ग्रुप में डाला भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लास्ट वाले पैराग्राफ में मैंने ये लिखा है व्हाट इज़ माय मोटिवेशन टू बिकम ऑफिसर, उसमें छोटा सा लिखा हुआ है, और साथ में मुझे किस टाइप का पर्सन, उसमें सिर्फ मैंने स्ट्रेंथ टाइप की लिखी हुई है, कोई वीकनेसेस नहीं है उसमें। तो ये भी आप कर सकते हो। नाउ अगर किसी को कोई डाउट हो तो आई वुड लाइक टू आंसर। मेरा एक डाउट था, ये जो ब्लैंक स्टोरी होती है, ये आप प्रिपेयर्ड करके जाते हो या फिर वहीं हाँ पे हाँ, रेंट? ब्लैंक स्टोरी आपकी ऑलवेज प्रिपेयर्ड होगी, एंड यूज दिस टाइम अपनी ब्लैंक स्टोरी थोड़ी बड़ी बनाओ। नॉर्मल हम 100 वर्ड्स बोलते हैं ना, उसको आप 120 वर्ड्स भी कर सकते हो। और वो ब्लैंक स्टोरी आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस आपके PIQ में भी मेंशन होना चाहिए। मान लो आपने वॉलीबॉल के ऊपर बनाई है, और वो वॉलीबॉल फिर आपके PIQ में स्पोर्ट्स सेक्शन में मेंशन भी होना चाहिए। मैंने स्टोरी बनाई थी हैकाथॉन पे, और वो हैकाथॉन के बारे में मैंने अपने PIQ में मेंशन किया होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और ऐसी आप 3 से 4 स्टोरीज पहले से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि हो सकता है ये हैकाथॉन वाला आइडिया आप किसी टेट स्टोरी में यूज़ कर लो, तो फिर मेरे पास कुछ बचेगा नहीं लास्ट में, और मुझे रेपिटेटिव चीज़ लिखनी नहीं है, रेपिटेटिव स्टोरी। तो उस केस में मैं जो बाकी जो 2 लिखी थी मैंने, वो यूज़ करूँगा। तो यू ऑल्सो डू द सेम थिंग। सर मेरा भी एक डाउट है सर, जैसे कि हमारा एकेडमिक रहा है, जैसे ग्रेजुएशन या स्कूलिंग के बारे में से अभी जैसे गैप हो गया, और हम कुछ सिलेबस भी हमारा भूल गए क्या क्या टॉपिक था, उससे रिलेटेड भी हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेप्थ नॉलेज से। हाँ, नॉर्मली जो आपने ग्रेजुएशन करी है वहाँ से क्वेश्चन आता ही है, लेकिन वो है, मान लो उसने 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में से तुमने 6 बताए, 5 बताए, इट्स फाइन। अगर 4 नहीं भी बता पाओ तो उस पर स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे इफेक्टिव इंटेलिजेंस में आती है।
और इफेक्टिव इंटेलिजेंस एक ट्रेनेबल क्वालिटी है। तो उसके ऊपर वो तुम्हें ज़्यादा जज तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम उसमें प्रेशर में आ गए और अपने चेहरे पे वो प्रेशर या स्ट्रेस बिल्डअप होने दिया तो उसके एक्स्ट्रा नंबर कट जाएंगे। सर क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में मैंने मेरे ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी हटा के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट ले लिया था। तो मुझे थ्योरी याद है बट मेरा प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए, तो ये मेरा ग्रेड इम्पैक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, बताया ना मैंने, ये आपका उसमें आता है ना इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। उसको आप उनको आप बता सकते हो कि काफ़ी टाइम हो गया है, आई कैन नॉट रिकॉल। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बता पाया था। तो उधर वो मेरे को नेवी वाले में वो सर मेरे को बोल रहे थे ऐसा कि ये तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, तुम ये भी नहीं बता पा रहे। तो इट्स फाइन। वहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं दिखा रहा अपने चेहरे पे। विद ए स्माइल आप बोलो कि यस सर आई कैन नॉट रिकॉल। लाइव उसमें क्या होता है, आपकी लाइवलीनेस चेक होती है, और ये जो लाइवलीनेस होती है वो एक कोर क्वालिटी होती है। तो वो इंटरव्यू के टाइम लाइवलीनेस सिर्फ इसी से चेक कर सकते हैं कि आप बिहेव कैसे कर रहे हो वहाँ पे। अगर अच्छे क्वेश्चन है तब तो आप हंस के आंसर कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे तो आपने बिल्कुल सड़ा सा मुंह बना लिया। तो और फिर उसको आप ऐसे को घूर रहे हो कि ये क्यों पूछ रहे हैं मेरे से। तो ये वाली चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आप विद स्माइल अगर नहीं आ रहा तो भी विद स्माइल ओके सर आई कैन नॉट रिकॉल। यस सर। जैन सर। जैन सर, सर आई को। हैव अ डाउट। जैन सर। हाँ हाँ, बोलो तुषार। सर स्पोकन इंग्लिश का वहाँ क्या लेवल होता है? बिकॉज आई एम नॉट सो गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, बट इतनी ग्रेजुएट हो? बोल सकता हूँ कि नहीं सर, अभी थर्ड ईयर है मेरा। मतलब ग्रेजुएट एंट्री के लिए जाओगे ना? यस सर। हाँ तो देखो, स्पोकन इंग्लिश उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। दो चीज़ें इसमें, आपका बैकग्राउंड क्या है, जो पीआईक्यू में आप डालते हो ना, फादर यस क्या सर। करते हैं, मदर क्या करते हैं, आप कहाँ रहे हो, मैक्सिमम प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये आपके जज करते हैं सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब इसके हिसाब से आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आप पूरा टाइम सिटी में रहे हो, आपकी फैमिली की बैकग्राउंड भी अच्छी है, अगर उसके बाद अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश ख़राब है तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपको वो वाला बैकग्राउंड नहीं है कि आप ना बिल्कुल सिटी में नहीं हो, रिसेंटली शिफ्ट हुए हो, तो उस केस में अगर आपका स्पोकन इंग्लिश ठीक मतलब ठीक ठाक है, उतना भी एकदम अच्छा नहीं है, तो दो चीज़ें यहाँ से आपको जो इन्फ्लुएंस होता है ना, एक चीज़ होती है इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। ग्रुप हो सकता है आपसे उतना इन्फ्लुएंस ना हो, पर एसेसर उतना आपको कोई यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट, एसेसर पे नहीं क्रिएट होगा, बट दिक्कत आएगी ग्रुप के साथ। ओके सर, थैंक यू। सर, टीएटी में कभी कभी ऐसे पिक्चर्स आते हैं जिसका बैकग्राउंड पूरा प्लेन होता है, लाइक जस्ट अ प्लेन वॉल और सामने एक लड़की खड़ी है, तो फिर ऐसे पिक्चर्स को कैसे अप्रोच करना है? ऐसे पिक्चर्स में तुम बता सकते हो कि वो सोच क्या रही है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमारी स्टोरी में हीरो के पास हमेशा कोई ना कोई टास्क, एम या प्रॉब्लम होनी चाहिए सामने। तो अगर प्लेन वॉल है, सिर्फ वो लड़की दिख रही है, हो सकता है वो कुछ सोच रही हो, रूम के अंदर हो कुछ सोच रही हो। तो आप टाइम लगा के सोच सकते हो कि जब आप रूम में होते हो तो आप क्या सोचते हो, या क्या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो उस हिसाब से आप उस पर स्टोरी बना सकते हो। जैसे मेरे टाइम में भी अभी दो बंदे थे, नॉर्मली खड़े थे, तो मैंने उसमें, और पीछे मेरे को वॉल नहीं, मेरे को एक बिल्डिंग टाइप की दिख रही थी, तो उसमें मैंने वही बनाया था स्टोरी कि आजकल सिनेरियो यही होता है, लोग ग्रेजुएट होने के बाद कोई जॉब वगैरह नहीं लेते और घर पे बैठ के सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर मान लो एनटीपीसी का जो फॉर्म आया था उसमें करोड़ों में लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन सीटें कितनी थी, सिर्फ 40,000, 35,000। तो नौकरी तो सिर्फ उनको ही मिलेगी ना, बाकी सारे तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो अब चाहे आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, हो सकता है आप भी उसमें से एक हो। तो ये वाला मेरा इंटेंशन था कि लोगों को एजुकेट करना कि प्राइवेट जॉब्स में भी काफ़ी सारे स्कोप है, और आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो, और एज अ बैकअप प्लान भी आप प्राइवेट जॉब को यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ पे मेरा वो वाला स्टोरी था। तो ऐसा जो सोसाइटी में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे, हो सकता है वो उसके बारे में सोच रहा हो या सोच रही हो, तो उस पर भी आप स्टोरी बना सकते हो।
ओके सर। ओके, अगर इतना ही है तो मैं कुछ अपनी स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। एसएसबी में जाने से पहले मैं अपना एक असेसमेंट करवाया था, तो उसमें मैंने कुछ स्टोरीज लिखे थे, उसमें कुछ फीडबैक मिले थे, तो हम कुछ गलत स्टोरीज भी देखेंगे और कुछ अच्छी स्टोरीज भी देखेंगे। स्क्रीन विजिबल है? Yes, we can see it. ओके। सो पहले वाली जो स्टोरी है इसमें एक एक्सीडेंट की पिक्चर थी, तो इस वाले में मैंने लिखा हुआ है, as you can see, Ankit, a 24-year-old TCS employee, was coming back to home when he saw one scooter collide with car। तो ये देखो दूसरे लाइन में ही मैं जो पिक्चर दिखाई थी वहाँ पर आ गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जल्दी से जल्दी इस जो पिक्चर दिखाया ना उस पर आना है। तो अच्छा एक स्टोरी में लिखते टाइम 3 फैक्टर होते हैं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट हैपनिंग इन द पिक्चर, या व्हाट लेड टू द पिक्चर, व्हाट हैपनिंग इन द पिक्चर एंड व्हाट इज़ अ पॉसिबल आउटकम। तो अंकित से लेके कार तक ये वाला पार्ट है व्हाट लेड टू द पिक्चर। जितना छोटा हो सके आपको इतना छोटा रखना है, व्हाट लेड टू द पिक्चर। व्हाट्स हैपनिंग, ये वाला पार्ट आपका सबसे बड़ा होगा। सो सी ही रश देयर एंड सॉ अ मैन ब्लीडिंग, ही टुक आउट हिज हैंकरचीफ एंड प्रेस्ड इट ऑन द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। With help of others, he got him into the car and rushed to the hospital. In way, he applied some first aid, took out his wallet, and informed family members. He also reported the case to the police, and after admitting him to the hospital, he shared the accident on social media and emphasized on wearing helmets. ये ऐसा इसलिए क्योंकि उस वाले में जो एक कार और बाइक की जो स्कूटर की जो कोलिजन हुआ था उसमें कहीं हेलमेट नहीं दिख रहा था, इस वजह से मैंने ये हेलमेट मेंशन किया। तो ये हेलमेट वाली जो चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन पे आ जाती है। आपने एक, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आपको पिक्चर दिखाए 30 सेकेंड, हर एक चीज़ देखो, बैकग्राउंड देखो, फोरग्राउंड देखो, आजू बाजू देखो, आप क्या क्या चीज़ नोटिस कर सकते हो। तो इतना पार्ट वॉज कि पिक्चर में हो क्या रहा है एंड पॉसिबल आउटकम। आफ्टर हिज फैमिली मेम्बर अराइव्ड ही वेंट बैक टू हिज होम। यहाँ पर मैं आउटकम नहीं लिखा मैंने, तो दिस वॉज द मिस्टेक हियर। आउटकम क्या होना चाहिए, ठीक है उसकी फैमिली मेम्बर आ गए, बट क्या वो अभी भी डेंजर में है, क्या वो मर गया, क्या वो जी रहा है, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। तो पॉसिबल आउटकम में आपको वो भी लिखना है। नेक्स्ट हम एक स्टोरी देखते हैं, ये एनसीसी वाला। तो मैंने एनसीसी किया नहीं है, तो इस वजह से जो मैंने यहाँ पे स्टोरी बनाई थी एनसीसी को लेके, तो एसएसआर ने मेरे को ये वाला रिस्पॉन्स दिया था 3 रूटीन आइडिया। क्योंकि हर एक बंदा ये वाली पिक्चर आपने देखी होगी जो एक उसमें रहता है अब फॉरेस्ट में। रुको मैं वो पिक्चर भी दिखा देता हूँ। Hello, ये हेलो, hello guys, am I audible? यस यस यूर ऑडिबल। So what we are supposed to do now? Actually, I have joined this group very first time. So could you tell me नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट शेयरिंग हाउ वी कैन राइट स्टोरीज। what story is PPDT? यस, पीपीडीटी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, अभी हम टैट में काम कर Hmm. रहे हैं। तो दिस वाज द पिक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर कहीं हेलमेट नहीं दिख रहा आपको, इस वजह से मैंने वो डाला Okay. था कि हेलमेट emphasize on the fact of wearing helmet। Yeah, it's also look like bleeding on the हम्म। road. तो ये वाली पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें कुछ बंदे फॉरेस्ट में हैं और यूनिफॉर्म में लग रहे हैं। तो जब यूनिफॉर्म में है तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये पुलिस पर्सनल्स होंगे, या फिर ये एनसीसी कैडेट्स होंगे, स्काउट्स हो सकते हैं, या फिर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के न्यू रिक्रूट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम उस पर बनाते हैं एनसीसी पे, तो एनसीसी पे एक मैंने किया नहीं, तो साफ साफ यहाँ एक तो लैक ऑफ एक्शन दिख रहा था, और दूसरा कि एनसीसी पे मोस्ट ऑफ द लोग एनसीसी पहले लिखते हैं, तो दैट मेक्स दिस आइडिया रूटीन आइडिया, एवरेज आइडिया। नेक्स्ट है ये भी एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड पिक्चर है। जो मैंने शुरू में बात की थी, 3 टाइप ऑफ पिक्चर होते हैं, तो एक में प्रॉब्लम, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। सो दिस इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। साफ साफ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, बंदा बंदूक ताने खड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैन 25-year-old employee in HDFC Bank was going to a nearby village to get insurance documents signed. In way, he had to cross river, and since there was no bridge, he took motorboat. In middle of the river, a boatman stopped the motor and demanded money on gunpoint. So see, यहाँ पर पिक्चर तक आने में 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 लाइन्स लग गए। तो हमें कोशिश करना है ये वाला पार्ट जितना मिनिमम में हम लिख सके उतना बेटर होता है। उसके बाद हमारा एक्शन शुरू होता है, विच इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर। ही थ्रू वॉलेट एंड गोल्ड चेन ऑन द लेफ्ट साइड. As he bent to pick up wallet, he shifted his weight to the right to create disbalance and then kicked off the gun into the water, and he overpowered him and tied him to the boat. After starting the motor, he reached the coast and handed man to the police. यहाँ पे हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया। Then he got his work done and come office next day. आउटकम ऑफ द स्टोरी जो होता है, आउटकम ऑफ द पिक्चर, ये मैंने एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया। तो इसका भी But I रिस्पॉन्स think, I mean, the picture doesn't, I mean, the story doesn't look like more practical. If someone यहाँ having पर on gunpoint, उन्होंने मेंशन किया हुआ लॉजिकल आइडिया एंड मोटिवेटेड, स्टोरी नंबर 9। no, I was just saying that, I mean, if someone is having on gunpoint, so it is really difficult to overpower him. भाई आपने स्टोरी In, पूरी सुनी ना, मैंने क्या बताई, yes, yes, I got you. क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे, किक्ड ऑफ हिज गन इनटू द वाटर। Yeah, okay. I mean, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। okay, so let. तो इस वाले में हाँ एक ये वाला है। सो हियर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रही है। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया था, इट वाज ऑन ऑर्गेनाइजिंग दिस सेरेमनी, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई ऑर्गेनाइज़र हमें नहीं दिखेगा। यहाँ पर टीचर दिख रहा है, ये ऑब्वियसली एक प्रिंसिपल होगा, और यहाँ पे ग्रेजुएट्स दिख रहे हैं। तो शुरू में मैंने बताया था कि जो आपका हीरो होता है, ही शुड बी विद इन द पिक्चर। अब यहाँ पर मुझे ये दोनों यंग ग्रेजुएट्स दिख रहे हैं, बाकी ये और ये ओल्ड दिख रहा है, तो मैं प्रिंसिपल या डीन बना नहीं सकता। दूसरा आया कि मैं इन दोनों में से किसी को ले सकता हूँ। अब अगर मैंने मान लो इसको लिया, तो ये एक ग्रेजुएट ऑलरेडी है, बट यहाँ पर मैंने जिसको हीरो बनाया था, ही इज़ स्टिल स्टडिंग इन द फाइनल ईयर एंड ही वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्वोकेशन सेरेमनी। इसी चीज़ की वजह से इस वाले में अगर आप देखोगे तो प्री कंसीव्ड ये वाला मिला। तो ये एसेसर्स ऐसे एसेस करते हैं कि आपने देखा कैसे, आपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी है, और आप हीरो को कैसा सिलेक्ट कर रहे हो। Wait, this one is 11. Okay, sir. Excuse Yes. me, sir. सर इस स्टोरी में मतलब प्री कंसीव्ड आपका फीडबैक था क्या? हाँ, ये जो 5th स्टोरी है, अगर आप देखो 5th है, तो 5th वाले के लिए फीडबैक देखोगे प्री कंसीव्ड आइडिया एंड लैक्स इमेजिनेशन, क्योंकि बट यहाँ सर पर मुझे स्टोरी अच्छी लगी क्योंकि सर इसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वाला OLQ है, मतलब आप कोई हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको कंडक्ट कर रहे हो। कर रहे हैं, पर नॉट मैचिंग विद द पिक्चर ना। सो यही इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी हिसाब से एसेसर आपको असेस करता है ना। जब मैंने टेट की बात कर रहा था, तो मैंने बताया था आपको हीरो कैसे सेलेक्ट करना है, और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बताई थी।
तो अगर आप वो दोनों चीज़ें अगर नहीं दिखा रहे हो, मान लो मैंने वो ये ऑर्गेनाइजिंग वाला मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था, तो मुझे दिखा कॉन्वोकेशन सेरेमनी और मैंने डायरेक्ट ऑर्गेनाइज कर दी, तो ये साफ साफ दिखा रहा था कि येस इट इज़ प्री कंसीव्ड। मैंने किसी का देखा और यहाँ पर डाल दिया। इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, मैं ग्रेजुएट हूँ, अपनी डिग्री लेने के मैं वापस आया हूँ कॉलेज आने के बाद, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस। कॉलेज मैंने मान लो डिग्री 1 या 2 साल बाद ही मिलती है आपको, ओरिजिनल डिग्री। तो उस केस में आप जब वापस कॉलेज गए हो, यू कैन हैव अ सेशन विद जूनियर्स, आप उनके लिए वर्कशॉप करा सकते हो। जो आपने जॉब का सिनेरियो देख रहे हो, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है, उसके हिसाब से आप अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप दूसरी स्टोरीज बना सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग वाली बनाई, जिस वजह से एक प्री कंसीव थी, बिकॉज इट इज़ नॉट मैचिंग विद द पिक्चर। इसलिए हमें क्लोज टू पिक्चर ही बनानी है। हाँ, अब विल सी स्टोरी नंबर 7। तो 7 वाले में हम्म, 7 वाले में एक बंदा डूब रहा था और दूसरा बंदा यहाँ पे था। तो व्हाट आई मेड, डेविड वॉज एम्प्लॉय इन विप्रो residing in Lucknow. On weekends, he along with his friend decided to visit Gomti river front. पहली बात मैं see here friend. While roaming around, his parents slipped into the river and तो पहली चीज़ मैंने क्या गलती करी कि एक तो अपने फ्रेंड्स, जो मैंने शुरू में होता है फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन तीनों को ट्रबल में नहीं डालना। तो पहले मैंने उसको ट्रबल में डाला। He saw a rope nearby and pulled him out with the help of it. After inquiring his well-being, he checked the place so as to find why he fell off. He found algae there and informed the cleaning authority. तो उसको algae मिलता वहाँ पे और उसने cleaning authority को inform किया. He also suggested them to have barricading there so no such future incidents happens. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहला बात अपने लेवल पे मैं कुछ कर नहीं रहा। यहाँ पे जो मेरे एक्शंस हैं, यहाँ में मैंने अपने लेवल पे सिर्फ अपने दोस्त को बचाया। उसके बाद मैं एक तो क्लीनिंग अथॉरिटी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ और ऊपर से उनको सजेशन भी दे रहा हूँ कि प्लीज़ वहाँ पर आप बैरिकेडिंग पुट करो। तो इस वजह से अगर आप इसमें देखोगे तो नेगेटिव एटीट्यूड का फीडबैक मिला। तो आपको भी ये चीज़ें नहीं करनी, अपने फ्रेंड रिलेटिव को ट्रबल में नहीं डालना और दूसरे अथॉरिटी पे क्वेश्चन भी नहीं रेज करना। अपने लेवल पे हो सकता था मैं यहाँ पे अपने लेवल पे कुछ चीज़ें कर देता तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो यही देखना चाह रहे हैं कि आप अपने लेवल पे प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ अच्छे भी देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि ये था, ये वाली जिसमें सिर्फ एक बंदा खड़ा है और आसपास कुछ हिली एरियाज़ वगैरह हैं, एक अच्छी सी नदी है। तो ये आपका एक पॉजिटिव पिक्चर है, इसमें मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। तो ऐसे केसेस में आपको एक पहली बात है कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस भी नहीं करने। ठीक है, नाउ लेट्स सी द स्टोरी। जो अंकेश 26 ईयर ओल्ड यूट्यूब ब्लॉगर, तो ये एक प्रोफेशन भी है। आपको एक मैं क्या गलती करता हूँ ना, मेरे मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस इफ यू सी, बीटेक स्टूडेंट, टीसीएस एम्प्लॉय, विप्रो एम्प्लॉय, तो एक ही टाइप के प्रोफेशंस हैं। तो आपको ये चीज़ भी नहीं करनी, यू हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्रोफेशंस और उसके एक्शन के हिसाब से आपको प्रोफेशन रिलेट करना है, वहाँ पर प्रोफेशन डालना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो काम किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको एक यूट्यूब ब्लॉगर बनाया हुआ है। हैड कम टू मणिपुर टू एक्सप्लोर द एरिया एंड मेक न्यू कंटेंट फॉर हिज चैनल। तो यहाँ पे मेरी व्हाट लेड टू द पिक्चर सॉल्व हो गई। ही फर्स्ट बुक अ स्टे इन अ होटल and asked locals where to visit as he wanted to explore the less visited place. So he saw the cleanest river in his life, beautiful hills, sunset between hills, nature's beauty and soothing chirping of birds. He also explored the local traditions, tribes and native food. He recorded all these things and posted on YouTube, which became trending and increased tourism as well as income of the place. So
इस वाले में इफ यू सी कौन सा था, 8th पिक्चर है ना ये, लॉजिकल आइडिया एंड मोटिवेटेड। और ऐसा सिमिलर स्टोरी जब मैं एसएसबी में गया था, वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा था, नॉर्मल से उसके पास कोट था जैसे हम ट्रैकिंग वगैरह में पहनते हैं, एंड सामने एक माउंटेन था। तो उसमें मैंने ऐसा मिलता जुलता स्टोरी बनाया था वहाँ भी, उसको एज अ ब्लॉगर तो नहीं, एज अ ट्रैकर मैंने मेंशन किया था। एंड वहाँ भी वो सेम चीज़ करता है, अपना माउंटेन्स वगैरह एक्सप्लोर करता है, ट्रैकिंग करता है, और वहाँ पे जो लोकल पीपल होते हैं उनको एक्सप्लोर करता है, उनके खाना वगैरह जैसे मैंने पे लिखा हुआ था, लोकल ट्रेडिशन ट्राइब्स एंड नेटिव फूड्स वो ट्राई करता है, इन सबको कैप्चर भी करता है, वीडियोस भी बनाता है एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करता है। एंड दी इंटेंशन वाज सेम, इट इंक्रीज टूरिज्म एज वेल एज इनकम ऑफ द प्लेस। एंड हियर एक ये नोटिस बोर्ड, इसमें मैंने एक कॉम्पिटिशन के ऊपर प्रिपेयर किया था क्योंकि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन। दूसरा है ये नो वैकेंसी वाला, अच्छा नो वैकेंसी छोड़ो, लेट्स सी दिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो एक जो बंदा लेटा हुआ है एंड जो ये चादर है उसके पूरे सर पर है, हॉस्पिटल का सीन लग रहा है क्योंकि ये घर में ऐसे बेड होते नहीं है और ना ही एक स्टूल होता है सामने। और इसके ऊपर अगर मैं जूम करूँगा ना, तो पॉइजन भी लिखा हुआ है यहाँ पे इधर। सो ये एक सीधा केस है, यहाँ पे एक बंदा मरा हुआ है। तो अगर ये एक डेड बॉडी है तो आपको एज अ डेड बॉडी ही परसीव करना है, आपको कोई दूसरा चीज़ यहाँ पे परसीव नहीं करना। तो वो क्या दिखाता है, अगर आपका ये डेड बॉडी नहीं होगा तो इट विल शो कि यू अवॉइड क्रिटिकल सिचुएशंस। तो इस पर मैंने क्या स्टोरी बनाई थी, रोहित, a 22-year-old, was an MBBS student. During practice at AIIMS, he came across a case of suicide by medical aspirant and felt disheartened. और हमें पता है कि ये जो सुसाइड होते हैं बाय स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, ये नॉर्मल लाइफ में हम देखते भी हैं। He sympathized with his parents and started a campaign against the suicide. He made a Facebook page and put all the information about various career paths one can take through the medical stream after 12th. He contacted his other friends to put similar information on arts and science stream too. He also posted videos of reactions of suffering of family members after suicide. He contacted various schools and colleges and coaching institutes to make students visit the page once. Because of his efforts, he never saw another suicide case. So this is the outcome. बड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्शन लिख दिया और ऊपर वॉट लेड टू द पिक्चर 2 लाइनों में। एंड इसमें हम देखें तो लॉजिकल आइडिया एंड रिस्पॉन्सिबल, तो ऐसा फीडबैक इसमें मिला। बाकी जो हमारी 12th की स्टोरी है, अगर आप देखो तो रिलेटिवली थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसमें हम लिखने के लिए हमारे पास टेक्निकली 4 मिनट एंड 30 सेकेंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्टोरी बना के लाते हैं 30 सेकेंड, वो जो 30 सेकेंड ब्लैंक पिक्चर दिखाते हैं वहाँ पर हम सोचने का कोई टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बड़ी पिक्चर लिख सकते हैं, बड़ी स्टोरी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना हैकाथॉन रिलेटेड बनाया था स्टोरी, और इसमें मैंने भर भर के एक्शन डाले हुए थे। तो दिस ऑल्सो रिसीव्ड लॉजिकल आइडिया एंड मोटिवेटेड। तो अब हमने देख लिया ना, वो बुरी स्टोरीज भी देख ली है, अच्छी स्टोरीज भी देख ली है। यू हैव टू टेक दी लर्निंग विद यू। पहला क्या है, प्रोफेशन। जो आपका लास्ट स्टोरी हो ना, तो वो आपका उसका प्रोफेशन ऑफकोर्स आपके साथ मैच होगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमें रीसेंट स्टोरी लिखनी चाहिए। अभी मैंने पिछले साल बीटेक कंप्लीट कर लिया, फिर भी मैंने बीटेक वाली स्टोरी बनाई थी, इसमें ऐसे में बना कर आया हूँ। तो इट इज़ रिलेटेबल क्योंकि अपने पास से लिख रहे हो। उसके बाद दूसरे प्रोफेशन, जैसे मैंने यहाँ पे एमबीबीएस स्टूडेंट यूज़ किया है, एक जगह मैंने यूट्यूब ब्लॉगर यूज़ किया था, इधर मैंने मार्केटिंग हेड यूज़ किया हुआ है। तो ये अच्छा चीज़ है, रिपीटेटिव नहीं बनाना। जैसे बीटेक स्टूडेंट हो गया, ठीक है 2-3 बार मैंने लिख लिया चलेगा, लेकिन बार बार नहीं लिखना, ये वो एक गलती थी। दूसरी, आपको व्हाट लेड टू द पिक्चर में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। तीसरा, आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, स्टोरी का आउटकम भी पॉजिटिव रखना है, एंड ज़्यादा फोकस होना चाहिए एक्शन पार्ट पे।
अब एक्शन पे आप अच्छे अच्छे एक्शन तभी लिख पाओगे अगर आपको उसकी सूटेबल नॉलेज हो। अब अगर मेरे को एनसीसी की नॉलेज नहीं थी तो अगर मैं उसके ऊपर स्टोरी बनाऊंगा तो आई विल लैक एक्शन, तो मेरी स्टोरी का लेवल वहाँ से गिर जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर कोई एनसीसी में है आपका फ्रेंड तो आस्क हिम अबाउट हिज एक्सपीरियंस, या सीधा उसको बोल दो कि भाई ऐसे कोई स्टोरी बना कर दे इस हिसाब से। तो वो भी आप एक दूसरे की स्टोरीज भी ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। जो ग्रुप में स्टोरीज आती है ना, डू गिव अ रीड, सबको एक बार रीड करो, क्योंकि अगर किसी बंदे ने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना तो यू विल ऑल्सो गेट द दोज माइनर डिटेल्स जो उसने मेंशन किया हुआ है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूज़ तभी करना है जब वो पिक्चर के साथ सूट करेगा। जैसे मैंने इधर वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी का एग्जांपल दिया था ना, एग्जैक्ट तो नहीं बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो जिसने ऑर्गेनाइज करवाया, ऑर्गेनाइजर इज़ नॉट लुकिंग हियर इन द पिक्चर, तो वो मिसिंग है, इस वजह से वो प्री कंसीव्ड हो गया था। बाकी आपको डिटेल पता चलेंगे, दैट्स ऑलवेज गुड, और आउटकम भी आपको पॉजिटिव होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। बाकी WAT में तो मैंने आपको जैसा बताया कि देखो यहाँ पे मैंने 3 वर्ड रिस्पॉन्सेज लिखे नहीं है ना, वो काफ़ी मिनिमम है। तो ऐसा अगर आपका रहता है तो WAT में भी अच्छा फीडबैक मिल गया था। है ना, कुछ फैक्चुअल है चलेंगे, कुछ सजेशंस हैं चलेंगे, पर्सनल एक था चलेगा, ब्लैंक 3 थे क्योंकि मेरे को मीनिंग नहीं पता थे। इसके अलावा जो पॉजिटिव ओपिनियन है ये बहुत ज़्यादा था, विच इज़ वॉट मैटर। तो कोशिश करो ऑब्जर्वेशनल एंड पॉजिटिव ओपिनियन आपको उधर लिखना है। फैक्चुअल और सजेशन थोड़े बहुत तो चल जाता है। SRT में मैंने थोड़े कम किए थे, ऑल एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट द फॉलोइंग, पार्शियल था सिर्फ एक 1 and 11, इसका मतलब वो इनकम्प्लीट था, मतलब मिस कर देते हैं ना आउटकम। जैसे मैंने फर्स्ट स्टोरी में एग्जांपल दिया था कि उस बंदे वो ठीक हुआ या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं चला, तो आपको वो चीज़ें भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी है। सो दैट्स काउंट इन पार्शियल रिस्पॉन्स। अगर अभी कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर, इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। What was the overall result? ये एक फीडबैक है, मैंने एक एसेसर से उसको मैंने पे किया और मैंने अपने रिस्पॉन्सेज उनको भेजे एंड उन्होंने दिया। उन्होंने इन दी एंड उन्होंने ये बताया कि कोई मेजर इशू नहीं है मेरे उसमें, माइनर मिस्टेक्स है, उन्होंने मिस्टेक्स बता दी थी ओवर द कॉल, और उसके बाद वो मैंने सही करके गया था, एंड दैट्स हाउ आई गॉट रिकमेंडेड। Like and in the TAT in the feedbacks you were showing like the only they in the feedback they have written only the logical points motivated, like is that the same way they are going to judge in the SSB also? ये एक कॉन्साइज हो गया, मतलब लॉजिकल चीज़ तो होनी चाहिए, आपकी एक रीजनिंग एबिलिटी एक होती है फैक्टर, बट इन द रियल SSB वो एसेस नहीं करते, उनके वो असेस करते हैं बेस्ड ऑन योर OLQs। 15 OLQs उनके पास होती है, आप अपनी स्टोरीज़ के हिसाब से पक्का मतलब 5 से 8 क्वालिटीज़ आप शो करते हो एक स्टोरी में, उस उसके हिसाब से वो आपके OLQ को रेट करते हैं और वहाँ से आपको नंबर मिलते हैं। Thank you. So do you conduct the session regularly? नो नो, So I mean, are you not meeting regularly? Can we do the sessions regularly? रेगुलर सेशंस होंगे, वो आपके प्रैक्टिस सेशन होंगे, ये वाले मैं सिर्फ मेरे पास अभी कुछ टाइम था तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विच आई हैव, ताकि आप इसको गेन करके आप अच्छी स्टोरीज बनाओ, उसके बाद आप भी अपना रिकमेंडेशन लेकर आओ। Have you been recommended? यस, From where? आई गॉट रिकमेंडेड 2 times, फर्स्ट फ्रॉम 33 SB भोपाल फॉर नेवी एंड देन 3 FSB गांधीनगर फॉर एयरफोर्स। तो जुलाई में मैं Okay. अवेलेबल होऊंगा नहीं, इस वजह से मैंने सोचा जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया वो आपको शेयर करके जाऊँ। Okay.
Actually, I was just looking for a group where we can have the sessions regularly for Yeah, you will find it here. सी यश रशार, जो आपने क्वेश्चन पूछा है एंट्री तो मैंने आपको बता दी। बाकी जो कंपटीशन वाली बात है ना, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं ना वो बिना प्रैक्टिस के वहाँ जाते हैं, कुछ आते हैं इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग बहुत इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ जाओ। तो ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ ना, जो मैंने सुबह में करा था एसएसबी का, मैंने एज अ प्रोसीजर में वो क्या देख रहे होते हैं वो मैंने आपको नॉलेज दे दिया। आज मैंने साइकोलॉजी के बारे में बता दी। 2 सेशंस और करूँगा, एक इंटरव्यू के लिए और एक जीटीओ के लिए। उसके बाद आपको कम से कम नॉलेज तो हो जाएगा कि कौन सा असेसर क्या चीज़ आपके अंदर देख रहा है। एक बार आपने वो आपके दिमाग में आ गया ना, तो आप उसके हिसाब से आप अपनी जो स्टोरीज़ है वो मॉड्यूलेट कर पाओगे। आप अपनी स्टोरीज़ का खुद रिव्यू कर पाओगे और उसके अंदर क्या कमियाँ हैं वो आप खुद निकाल पाओगे। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये जो मैंने पीडीएफ दिखाई है ना, ये ऑलरेडी ग्रुप में है, बट मैं एक गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें डाल दूंगा एंड आई विल शेयर दैट लिंक। उसमें आप लोग भी अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। So, how to approach the GD part in the PPDT first part of the screening? देखो, अगर रिपीटर हो तो जैसी डिस्कशन स्टार्ट होगा तो 7 से 8 लोग बोलना शुरू हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट द बेस्ट टाइम। तो जैसे ही वो लोग शांत होना शुरू होते हैं तब आप उसके बीच में शुरू कर सकते हो अपना। बट मेक श्योर जब आप बोल रहे हो ना, अब अगर मान लो 20 लोगों का बैच है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 20 के 20 लोग आपको सुने। लेकिन जहाँ पर आप बैठे हो, आप ऐसे बोलो कि आपके राइट साइड 5 और लेफ्ट साइड 5 या 3-3, वो इतने लोग आपको सुने। जब वो आपको सुनेंगे तो ये आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और वहाँ पे बोलना क्या है, पीपीडीटी में हमारा एम होता है कॉमन स्टोरी निकालना, ना कि ये प्रूव करना कि किसकी स्टोरी बेस्ट है। तो ये चीज़ करने के लिए आपको एक तो दूसरे की स्टोरी सुननी भी पड़ेगी, साथ ही साथ चेस्ट नंबर वाइज उसको ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि चेस्ट नंबर 15 ने फायर के ऊपर स्टोरी बनाई थी। अगर आपके दिमाग में 3 से 4 चाहिए, ज़्यादा 20 के 20 नहीं चाहिए, 3 से 4 लोगों की स्टोरीज बनाओ जो आपको अच्छी लग रही है, दिमाग में रख लो। एंड जीटी के टाइम पे आप उनको पॉइंट आउट करो कि चेस्ट नंबर 15 ने फायर के ऊपर स्टोरी बनाई थी, उसने ऐसा कहा था, लेट इंक्लूड इन द कॉमन स्टोरी। और ऐसे करके जब स्टोरीज कंबाइन करने लगोगे ना, तो स्टोरी तो आपकी बनी जाएगी। साथ में इन दी एंड जब एसेसर बोलेगा कि नॉमिनेट 1, तो वही 3-4 लोग आपको नॉमिनेट करेंगे क्योंकि आपने उनको एक्नॉलेज किया। तो एंड में वो आपको एक्नॉलेज करेंगे एज लीडर। तो और ये चीज़ नहीं करनी कि आई विल गिव दी कॉमन स्टोरी। सेल्फ नॉमिनेशन नहीं करना, सेल्फ प्रोक्लेम लीडर नहीं बनना, लेट अदर्स एक्नॉलेज यू। तो लास्ट वाले में जब वो पूछ ले कि डिसाइड 1 टू नॉमिनेट, तो उसके बाद आप चुप हो जाओ, जस्ट वेट फॉर योर टर्न। भोपाल में तो लोगों ने मेरे को पहले ही नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन गांधीनगर में ऐसा हुआ, पहले चेस्ट नंबर 127 को नॉमिनेट किया। एक बंदे ने बोला कि आई नॉमिनेट 127, किसी ने हाँ नहीं बोला। उसके बाद दूसरे बंदे ने बोला आई नॉमिनेट चेस्ट नंबर 110, उसमें भी किसी ने नहीं बोला। उसके बाद मेरा चेस्ट नंबर लेके एक बंदे ने बोला, तब सारे लोगों ने हाँ 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 करके बोला था। तो ऐसे अब क्या होता ना कि इस वाले में 2 बंदों को नॉमिनेट तो किया, लेकिन ग्रुप ही एग्री नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे टाइम पे ग्रुप भी एग्री हो गया। तो आपको जस्ट वेट करना है, आप दूसरों को भी नॉमिनेट मत करो और ख़ुद को भी नॉमिनेट मत करो। जीडी में कंबाइन करने वाली चीज़ों पे अपना फोकस करो, एंड में आई एम श्योर आप नॉमिनेट हो जाओगे। और कुछ? और सर टीएटी और पीपीडीटी की स्टोरीज का जो लिखने का है वो वैसे ही होना चाहिए?